युद्ध का आज 11वां दिन है और सोचिए, एक हमारे यहाँ कहावत है देहात में कि जो बिल्ली हार जाती है ना वो खंभा नोचती है। यही चीज़ अमेरिका के साथ हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप सेखी बघार रहे हैं कि हमने 46 जहाज जो है ईरान के डुबा दिए हैं। उसने तंज भी किया कि हमने सैनिकों से कहा कि तुमने डुबाया क्यों, तुम उसको जब्त कर लेते, हम उसका इस्तेमाल करते। सोचिए, ये है अमेरिका की हैसियत कि वो ईरान के जहाज को जब्त करने की बात कह रही है। पहली बात तो दरअसल ट्रंप जो है वो अपने देश के लोगों को भड़का रहे हैं, भरमा रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। ठीक ईरान भी अपने देश के लोगों को यही कर रहा है। आज ईरान की एक अखबार की कटिंग रवीश कुमार ने पेस्ट की है और लिखा है कि वहाँ मच्छर के बारे में कहानियाँ लिखी जा रही है ताकि जनता को युद्ध का पता न चले। जैसे भारत में आपको एलपीजी और गैस नहीं मिल रहे हैं, उस पर ध्यान भटकाने के लिए भारत के तमाम जातिवादी और मनुवादी पत्रकार ये खबर फैला रहे हैं कि पाकिस्तान में गैस की किल्लत है, पाकिस्तान में तेल की किल्लत है। इस पर बात करूंगा। ईरान के प्रमुख ने कहा है कि मेरे पास 10 साल तक लगातार अमेरिका से लड़ने के लिए हथियार हैं, चाहे वो मिसाइल की बात हो चाहे ड्रोन की बात हो। साथ ही अब ईरान ने कहा है कि हम 1 टन से कम बम वाले मिसाइल को नहीं दागेंगे। वारहेड बम, क्लस्टर बम के बाद वारहेड मिसाइल की बारी आ रही है। ये सबसे बड़ी खबर है। साथ ही ईरान ने साफ कहा है कि जिनको सस्ता तेल चाहिए और गैस चाहिए वो अमेरिकी एम्बेसडर को भगाए, अमेरिकी दूतावास खाली करवाए, तो हम देने के लिए तैयार हैं। अभी खबर ये है कि स्ट्रीट होर्मुज से जो रास्ता है जहां से तेल के सारे टैंकर निकलते हैं, वहां सिर्फ रूस और चीन को इजाजत है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप जो है वो कह रहे हैं कि हमारी रूसी राष्ट्रपति पुतिन से बात हुई है। ये भी बहुत बड़ा झूठ है। एक तरफ आप यूक्रेन को अपने साथ रखेंगे और पुतिन आपसे बात करेंगे, ये संभव नहीं है। वहीं चीन ने साफ कर दिया है कि ईरान के प्रमुख कौन होगा। दरअसल खामनेई के बेटे को ईरान प्रमुख बनाया गया है। अमेरिका कह रहा है कि हम नहीं मानते हैं। पूरी दुनिया को पता है कि इस युद्ध के पीछे चीन का हाथ है और चीन पूरी मजबूती से ईरान के साथ खड़ा है और इसलिए अमेरिका की घिघी बंधी हुई है। अगर मैं बात सिर्फ हथियारों की करूं तो पहले क्लस्टर्स बम, वो तमाम तस्वीरें सामने आ रही है। खाड़ी देशों से अमेरिकी सैनिकों की विदाई हो रही है और ये लगभग खाड़ी देशों ने तय कर लिया है। अब खाड़ी देशों ने एक साझा बयान जारी करके कहा है कि हम अपनी धरती का इस्तेमाल अमेरिका के किसी भी फौजी कार्रवाई के लिए नहीं होने देंगे। तुर्की के प्रमुख एर्दोगन की एक बड़ी बात सामने आई है। उसने कहा है कि हम सबको भाइयों में लड़ाने की कोशिश हो रही है, हमको लड़ना नहीं है, हम सब भाई इराक की जमीन के शुक्रगुजार हैं और पहले भी हमने गलतियां की है और उस गलती को हम नहीं दोहराएंगे। इसका मतलब साफ है कि अब ईरान से तो अमेरिका और इजराइल को ही लड़ना होगा। कुछ यूरोप के देशों ने भी अमेरिका को आंख दिखाया, खासकर इंग्लैंड ने कहा है कि यह युद्ध जबरदस्ती थोपा गया है। उसके बाद फ्रांस ने भी कहा है कि इस युद्ध की जल्दबाजी से पेट्रोल महंगे हो गए हैं, गैस महंगा हो गया है और ये दुनिया के लिए चिंता की बात है। तो अमेरिका की तानाशाही खत्म हो रही है। खुद अमेरिकी चैनल्स कह रहे हैं अब कि एप्स्टीन फाइल में चूंकि ट्रंप का नाम आया था और उसे सजा हो सकती थी, गिरफ्तारी हो सकती थी, इससे बचने के लिए उसने देश को युद्ध में धकेल दिया है। अगर युद्ध की बात करें तो 11वें दिन कहीं से भी ईरान पीछे नहीं हट रहा है। ईरान ने लगभग 10 देशों से अमेरिका को भागने के लिए मजबूर कर दिया है। खाड़ी देशों से अमेरिका के सैनिक बोरिया बिस्तर बांधकर अपने देश लौट रहे हैं या सुरक्षित जगह पर जा रहे हैं। ये ईरान की पहली जीत है, क्योंकि ईरान पर तभी हमला संभव है जब अमेरिकी सैनिक बेस अड्डा जो है या तो गल्फ में हो, गल्फ कंट्रीज में रहे, या फिर लाल सागर में रहे, या फिर प्रशांत सागर में रहे। क्योंकि वेस्ट एशिया में ये युद्ध जरूर हो रहा है जहाँ से यूरोप लगता है, लेकिन यूरोप कोई भी रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं। कोई भी यूरोपियन देश ये रिस्क लेने के तैयार नहीं है। अजरबैजान ने ज़रूर अमेरिकी सैनिकों को ठिकाना दिया था, उसके बाद अजरबैजान पर भी ईरान ने हमला किया था। ईरान ने लगभग 10 देशों में ये तय कर दिया है कि वहाँ अमेरिकी ठिकाने नहीं होंगे और अमेरिकी फ़ौजों की वापसी हो रही है तमाम खाड़ी देशों से। खाड़ी देशों ने भी इस पर पॉलिसी बदली है। खाड़ी देशों की पॉलिसी साफ है कि वो किसी तरह से अमेरिका से मुक्ति चाहते हैं, क्योंकि अब तक खाड़ी देशों के जो तेल थे
उनका जो व्यापार होता था वो डॉलर में होता था, पेट्रो डॉलर। मतलब तेल इनका, तेल का कुआं इनका, सारे मजदूर इनके, सारा संसाधन इनका, और उसमें बिजनेस फायदा उठाता था अमेरिका। अमेरिका के तमाम नेता भी कह रहे हैं कि ये युद्ध हम इसलिए लड़ रहे हैं कि दुनिया में जितना तेल और गैस भंडार है उसका 35% अकेले ईरान के पास है। तो ये युद्ध बहुत महंगा नहीं है और हमें किसी भी कीमत पर ईरान पर कब्जा करना चाहिए, या ईरान में हमारी पपेट सरकार होनी चाहिए। जैसे वेनेजुएला के प्रमुख को इन्होंने उठा लिया था, वो सिर्फ तेल के लिए। और तेल, सबसे बड़ी विडंबना देखिए, वेनेजुएला का तेल भी तभी बिक पाएगा जब उसमें ईरान का कुछ तेल डाला जाएगा, क्योंकि वेनेजुएला का जो तेल है वो बहुत गाढ़ा है, वो रिफाइन नहीं होता है, उसमें कुछ और कच्चा तेल मिलाना होता है, उसके बाद वो रिफाइन होता है। उसके लिए भी गल्फ का तेल या ईरान का तेल चाहिए। यही युद्ध का पूरा मसला है। अब तो ये भी सामने आ रहा है कि $500 बिलियन का जो सोना था उसमें $100 बिलियन का सोना वेनेजुएला का अमेरिका ने छीन लिया है। तो इसका मतलब साफ है कि ये युद्ध जो था वो ईरान पर तेल के कब्जे को लेकर था, और ये दुनिया को पता चल गया, और शायद यही वजह है कि दुनिया का कोई भी देश अब अमेरिका के साथ खड़ा होना नहीं चाह रहा है। अगर सामरिक दृष्टि से बात करें तो ईरान को ध्वस्त करने के लिए परमाणु हमला ही करना पड़ेगा, लेकिन ये भी संभव नहीं है क्योंकि इजराइल तक ईरान के मिसाइल की पहुंच है। और अगर ईरान के लोगों की बात करें तो कोई देश युद्ध तब हारता है जब उस देश के लोग हार जाएं। ईरान की खासियत यह है कि खामनेई की शहादत के बाद या मौत के बाद ईरान के लोग सड़कों पर घूम रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि अमेरिका या इजराइल बम प्लांट करेगा। उसके बाद अगर सामरिक दृष्टि से बात करें तो ईरान के जो ड्रोन है वो बहुत सस्ते हैं, लगभग $30,000 में ईरान के ड्रोन बन जाते हैं। $30,000 के ड्रोन को मारने के लिए अमेरिका को कम से कम, अगर मैं इंडियन रुपए में बात करूं तो 10 से 15 करोड़ का मिसाइल दागना पड़ता है, पैट्रियट मिसाइल। सोचिए ये कितना महंगा है। अमेरिका इस बात से भी एक्सपोज हो गया है कि टॉम हुक जो मिसाइल था, जो स्कूल पर गिरा था जिसमें बच्चियां मारी गई, वो भी अमेरिका का ही था। तो डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ अपने देश के लोगों को गुमराह कर रहे हैं ताकि उनके देश में दंगा न भर के, पहले विरोध प्रदर्शन चालू हो चुका है। ये बात सही है कि ईरान के लोग डर नहीं रहे। हालात खराब है इजराइल में। बेंजामिन नेतन्याहू पहले ही देश छोड़कर यूरोप के जर्मनी में शिफ्ट हो चुका है। वहाँ अब रिफाइनरी, जिस तरह से एक ईरान के रिफाइनरी को उड़ाया गया था, बदले में तेहरान के रिफाइनरी को उड़ा दिया गया, हाइफा में रिफाइनरी उड़ा दिया गया, उसके बाद तेल अवीव में लगातार हमले हुए। तो ईरान पहले पलटवार नहीं करता है, वो पहले उस पर जो भी हमला होता है, पहले उसके रिफाइनरी को उड़ाया गया तो उसने भी रिफाइनरी उड़ाई, उसके एयरपोर्ट पर हमला हुआ तो उसने भी एयरपोर्ट पर हमला किया। तो लगभग खाड़ी देशों को तो मुक्ति मिल चुकी है, खाड़ी देश आज़ाद हो चुके हैं, अमेरिकी सैनिक वहाँ से अपना बोरिया बिस्तर बांध कर जा चुके हैं। अब रही बात इजराइल की, तो ये युद्ध लंबा अगर चलता है तो ईरान के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। ईरान इस युद्ध को कह रहा है, ईरान के प्रमुख ने कहा है, और IGRS जो ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड है उसके प्रमुख ने कहा है कि हमारे पास 10 साल तक लड़ने के लिए मिसाइल है और हम मिसाइल और बना रहे हैं, हमारे पास ड्रोन्स हैं, मतलब हम इस युद्ध को लंबा खींचेंगे। वही ट्रंप अब सख्ते में है। ट्रंप को लगता था कि युद्ध जल्दी खत्म हो जाएगा, 4-5 दिन या 10 दिन चलेगा और युद्ध खत्म हो जाएगा। आर्थिक दृष्टि से अब ट्रंप को लगता है कि ये युद्ध किसी भी समय वो अब शगुफा छोड़ रहे हैं। खुद कई एक्सपर्ट अमेरिका के मान रहे हैं कि ट्रंप बहुत जल्दी इस युद्ध की समाप्ति की घोषणा कर सकते हैं। खबर ये भी है कि वो चीन से और रूस से लगातार बातचीत कर रहा है ट्रंप कि इस युद्ध में आप बैकअप मत कीजिए, हमें बस तेल से मतलब है। एक लालच देने की भी कोशिश है अमेरिका की। रूस को कहा जा रहा है कि आप यूक्रेन से मतलब रखिए, चीन को कहा जा रहा है कि हम वियतनाम में टांग नहीं अड़ाएंगे, आप ईरान पर हमें कब्जा करने दीजिए। लेकिन सच्चाई ये है कि मिडिल ईस्ट की बात हो या एशिया की बात हो, ईरान संसाधन से भरा देश है और रूस और चीन नहीं चाहेगा कि अगर ईरान पर अमेरिका का कब्जा होता है तो सारा संसाधन उससे गिरफ्त में चला जाएगा। रूस के पास भले तेल का भंडार हो, गैस का भंडार हो, लेकिन ये सुविधा चीन के पास नहीं। चीन के पास कच्चे तेल नहीं है, उसके पास गैस नहीं है, और वो ईरान पर किसी कीमत पर नहीं चाहेगा कि अमेरिका का कब्जा हो। तो ये युद्ध अमेरिका वर्सेज चीन की अगर माने तो कोई गलतफहमी नहीं होगी। और लगातार चीन ने हथियारों की सप्लाई शुरू कर दी है, रूस लगातार हथियारों की सप्लाई कर रहा है। ये युद्ध लंबा खींचेगा।
एक बात और मैं आपको बता दूं, अगर वो युद्ध की सारी तस्वीरें आप देखना चाहते हैं तो आप नेशनल दस्तक के एक्स हैंडल पर आकर देख सकते हैं, जहां वो सारी तस्वीरें पोस्ट कर रहे हैं। यूट्यूब की कुछ अपनी गाइडलाइंस है, लेकिन एक बात तो तय है कि ये युद्ध जितना लंबा खींचेगा दुनिया भर में इसकी मुश्किलें बढ़ेंगी और दिखनी भी शुरू हो गई है। भारत की बात करें तो बेंगलोर में, चेन्नई में जो रेस्टोरेंट है उसके बंद होने की बात हो रही है, कमर्शियल सिलेंडर्स खत्म हो रहे हैं, लोकल लोगों को गैस की भी दिक्कत हो रही है, तेल को लेकर भी लोग आशंकाएं जता रहे हैं। सरकार ने कहा है कि हमारे पास पूरा स्टॉक है, एलपीजी का शेड्यूल थोड़ा चेंज हुआ है। तो आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं कि भारत में क्या स्थिति है, आपकी राय बहुत अहम है। लेकिन युद्ध के 11वें दिन ये साफ है कि ईरान के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, अमेरिका बैकफुट पर है और ट्रंप किसी बहाने चाह रहे हैं कि ये युद्ध रुक जाए। लेकिन शर्त इतनी है कि इसकी कोशिश ईरान को करते हुए वो दिखाना चाहते हैं। सच्चाई ये है कि इस युद्ध में अगर सबसे ज़्यादा किसी को नुकसान हुआ है तो वो इजराइल लगभग मलबे में तब्दील हो चुका है। जो उसने फिलिस्तीन के साथ किया था वही हुआ। उसके सारे बड़े शहर, चाहे हाइफा हो, इर्गुएन हो या फिर तेल अवीव हो, जेरूशलम हो, सब जगह ईरान के मिसाइलें गिर रही है। और लगातार ईरान जो है वो इस बात के लिए कमर कस चुका है कि वो अपनी संप्रभुता, अपनी राष्ट्र की स्वतंत्रता को बचाएगा और पूरी दुनिया से धीरे धीरे उसे समर्थन भी मिलने लगा है। सबसे बड़ी जीत यह है कि खाड़ी देशों को जो भड़काने की कोशिश थी अमेरिका की कि खाड़ी देश किसी तरह से ईरान पर हमला करे, वो संभव होता हुआ नहीं दिख रहा है। ईरान खाड़ी देशों को लगता है कि आखिर हमें क्यों लड़ना है। खाड़ी देशों को खुद लगता है कि हमें अमेरिका से मुक्ति चाहिए। वही ईरान ने कहा है कि जो भी अमेरिकन एम्बेसडर को, अमेरिकी दूतावास को खाली कराएगा, हम उसे तेल के व्यापार में शामिल करेंगे। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।